इसका फ्रैक्शन आया था हमारे पास। उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट ही वाज आस्किंग द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मसल टू द सरफेस ऑफ बोन। यानी हमने जो इंटेंसिटी भेजी थी वो आई की इंटेंसिटी भेजी थी, एंटर हुई थी मसल के अंदर। मसल में वो जब चलती चलती हुई पहुंची बोन तक, तो बोन में उसमें अटेन्यूएशन हुई, और अटेन्यूएशन होने के बाद जब बोन की बाउंड्री तक वो पहुंची है तो वो कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है। तो हमें उसका फ्रैक्शन निकालना था। जी, और ये फ्रैक्शन हमने निकालने के लिए हमने मसल का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया था। हमने जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल की थी दैट वाज I is equals to I naught e power minus kx, that was the expression। और हमें फ्रैक्शन निकालना है तो हमने ये फ्रैक्शन हमें चाहिए था I अपॉन I नॉट, कितनी इंटेंसिटी वहाँ पहुंची है और कितनी हमारी इनिशियल इंटेंसिटी थी, दैट वाज इनिशियल इंटेंसिटी, ठीक है। उसका फ्रैक्शन चाहिए था हमें, और ये हमने याद है किसके इक्वल लिया था, बीटा के इक्वल ले लिया था, और ये बराबर था e माइनस के एक्स। के की वैल्यू आपको गिवन है 23, माइनस का साइन आएगा इंटू 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में गिवन है। और हमारे पास ये फ्रैक्शन यानी बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 0.37 यानी 37%, ठीक है। प्लीज इसको कंफर्म कीजिए, ये 0.37 ही आई थी वैल्यू। अबान यही वैल्यू आई थी, बतूल बच्चों आप लोग यहीं हैं, सो रहे हैं आप लोग सारे। तैयब, रमला, जैनब। सर इधर ही हूँ, कल क्लास नहीं ली थी इसलिए समझ रहा हूँ। कल क्लास नहीं ली थी। ओके बतुल, थैंक यू। दैट वाज 0.37, दैट वाज 0.39, ओके, यानी 39%, ओके। So this was the intensity. This is the intensity of the ultrasound that reaches to the muscle and bone boundary. अच्छा, अब next part of the question is very tricky. Please इसको जरा ध्यान से देखिएगा. The intensity in terms of I was the initial intensity जो हमने भेजी थी, that received back at the surface of muscle. जो मसल की सरफेस पे हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो इंटेंसिटी हमें इन टर्म्स ऑफ आई निकालनी है। अच्छा, मैं जरा इस क्वेश्चन को एक दफा आपको फिर दोबारा से बताता हूँ कि वो लास्ट पार्ट में आपसे मांग क्या रहा है, ठीक है। सो लेट्स वॉच इट वेरी केयरफुली नाउ, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास एक इंटेंसिटी मसल में एंटर हुई थी, और वो इंटेंसिटी जैसे 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 ये अल्ट्रासाउंड ट्रेवल की वो कम होती गई, और कम होते 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 जो भी हमारी इनिशियल इंटेंसिटी है जब वो यहाँ पहुंची तो वो सिर्फ कितने परसेंट बची, 39% बची। इसका मतलब ये है कि 61% इस मसल में वो इंटेंसिटी अब्जॉर्ब हो गई, ठीक है जी। ये हमने निकाला था बीटा 39% या 0.33,
0.39 सॉरी, ठीक है बीटा। इसके बाद हमने अल्फा निकाला था 0.33 या हमने क्या निकाला था 33%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी इंटेंसिटी पहुंची है हम इसको कह सकते हैं 0.39 आई, यानी आई का 0.39% यहाँ पहुंचा है। अच्छा ये 0.39 आई जो है यहाँ पहुंचा है, ये इस हिस्से का कुछ हिस्सा आगे ट्रांसमिट हुआ है और इस 0.39 आई का 33% यानी 33% ऑफ 0.39 आई इज रिफ्लेक्टेड बैक। ये बैक हो गया, रिफ्लेक्टेड बैकवर्ड्स हो गया, ठीक है जी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द 33% ऑफ 0.39? व्हाट इज 0.13 0.13 यानी 13% एक्चुअली ऑफ आई। 0.13 आई या हम इसको कह सकते हैं 13% ऑफ आई, यानी जो भी हमने 100% इंटेंसिटी आई भेजी थी स्टार्टिंग के अंदर, उसका सिर्फ 13% जो है वो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि जाने में 61% ज़ाया हुआ, फिर ट्रांसमिशन में कुछ आगे चला गया और सिर्फ 13% क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन अब जब ये 13% वापस चलेगा तो ये दोबारा भी क्या होगा, अटेन्यूएट होगा, और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इस 13% का सिर्फ हमें 39% मिलेगा। जैसे कि यहाँ से अगर ये 100 आई था, 100% आई था, तो हमें कितना आई मिला, 39% आई मिला, ठीक है। यानी 61% एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ कितना मिला, 39%। अब यहाँ से चला ही कितना है, 13 आई या 0.3 आई। तो जब ये चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा तो हमें एक्चुअली में 39% ऑफ 0.13 आई is received back, ये हमें रिसीव बैक होगा। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दी 39% ऑफ 0.13? 0.0413 0.0441 चेक करिएगा इसको जरा दोबारा से। 0.13 डिवाइडेड बाय 0.043 होना चाहिए 0.043, ठीक है। यानी इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हारिस, तो फिर क्या वैल्यू बनेगी इसकी, सर 4.3%। 4.3%, यानी हमें सिर्फ कितने परसेंट वापस रिसीव हुआ है, 0.43%, 4.3% या 0.043 आई हमें रिसीव हुआ। तो एक्चुअली में उसने आपसे ये आंसर मांगा है, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट? सो आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट इज एक्चुअली 0.043 आई, क्योंकि उसने किस टर्म्स में मांगा हुआ हमसे आंसर, इन टर्म्स ऑफ आई हमसे आंसर, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसने लास्ट पार्ट किया था, द इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ आई दैट रिसीव बैक एट द सरफेस ऑफ द मसल, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इसने इन टर्म्स ऑफ आई आंसर, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन है आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 2, और ये रही क्वेश्चन नंबर 2 की स्कीम, ठीक है जी। आरएस गलत निकला आंसर, आरएस आंसर गलत निकाला है तुमने, 0.05 आ रहा है आंसर। आरएस जवाब गलत निकला है, मैं एक मिनट को चेक करता हूँ इसको। बेटा 0.05 ही आंसर, तुमने 0.043 कैसे निकाल लिया? 0. तुमने उसका क्या निकाला है, 39 निकाला है, 33% निकाला है उसका, हारिस साहब
तुमने शायद उसका 33% निकाल लिया इंस्टेड ऑफ 39. So this is actually 0.05. ये आपके पास आ रहा है 507 आ रहा है जिसको हम 5 कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी. So the value is actually 5%. जी. So this is the question. और ये क्वेश्चन किस ईयर का है? लेट मी शो यू. ये किस ईयर का सवाल है? सो दिस इज this is the question. The year is May June 2009 पेपर 4. 2009 पेपर 4 का सवाल है. ठीक है जी. जी. Any student having any question? This is a very tricky question, very understandable question. काफी ध्यान से आपको इस सवाल को समझना होता है. Please, if any student is having any issues, Zainab, Zaid, Varisha, तस्मिया, सैयदा ज़ैनब, शामिर, रमशा, रमला, नेहा, बेटा तैयब, इकराम, किसी बच्चे को भी क्वेश्चन है, सुफियान, तो बेटा पूछ लीजिए. मैं इस क्वेश्चन को रिपीट भी कर दूंगा. इसकी एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूँ. मलाइका, मेसम, मुजम्मिल. दिस अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. हसन अली, हरीम, अरहम, अलीज़ा, अबान. बेटा किसी बच्चे को भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए. हारिस, दोबारा से पूछ लीजिए क्वेश्चन, बिकॉज इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. सर मैंने भी पिछली क्लास नहीं ली थी, मुझे ये बता दें हर बार 61% एब्जॉर्ब होता है? नहीं, जरूरी नहीं है. डिपेंड करता है कि हमारे पास मीडियम जो है वो कितना एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, के की वैल्यू पे डिपेंड करता है. जी, कौन क्या पूछ रहा था? आई थिंक कोई बीटा के बारे में पूछ रहा था. बीटा बेटा वो इंटेंसिटी होती है जो किसी भी मीडियम में ट्रेवल करने के बाद हाँ, बीटा वो इंटेंसिटी होती है जो किसी भी मीडियम में ट्रेवल करने के बाद कितनी हमें एंड में रिसीव होती है, उसको हम एक्चुअली बीटा कहते हैं. ठीक है. कितनी इंटेंसिटी हमें रिसीव होती है बैक, उसको हम बीटा कंसिडर करते हैं. ठीक है. नेहा, एनी क्वेश्चन? बतूल, तुम्हें समझ में आया ये पार्ट? सुभान साहब किधर हैं? मुजम्मिल भाई सो रहे हैं, जाग रहे हैं? जाग रहा हूँ सर. समझ आया ये क्वेश्चन? जी सर, दोबारा अटेम्प्ट करूँगा मैं खुद, अगर कोई इसको क्वेरीज आपको होगा. दोबारा करना पड़ेगा. इसको दोबारा किए बगैर ये क्वेश्चन होगा नहीं. दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. अच्छा, बाय द वे, आप ये बताइए मुझे कि अगर आपके पास एक अल्ट्रासाउंड चल रही है किसी मीडियम में, यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड चली है उसमें एक दफा रिफ्लेक्शन हुई है और 2 दफा एटेन्यूएशन हुई है. ठीक है. एक दफा एटेन्यूएशन हुई है, सॉरी 2 दफा एटेन्यूएशन हुई है और एक दफा रिफ्लेक्शन हुई है. मसल और बोन की बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन हुई है और मसल में जाते हुए भी एटेन्यूएशन हुई है, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है और आते हुए भी हुई है. ठीक है जी. तो ऐसे केस के अंदर बच्चों हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं? एक और उसकी ट्रिक मैं तुम लोगों को देता हूँ. देखो, अगर हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड मल्टीपल एटेन्यूएशंस हो गिवन, ठीक है, आप लिखेंगे इफ multiple attenuation and reflections are happening. अगर मल्टीपल अटेन्यूएशंस और रिफ्लेक्शंस जो है वो हैपनिंग हो रही होती हैं, तो इस केस में जो फाइनल इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी, ये निकालने के लिए आपके पास क्या तरीका है कि आपके पास जो भी कोफिशिएंट्स है, जैसे कि ये अल्फा और बीटा, इन कोफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि आपके पास यहाँ पे अटेन्यूएशन 2 टाइम्स अटेन्यूएशन हुई है, ओके, और 1 टाइम क्या हुई है? रिफ्लेक्शन हुई है. ठीक है.
तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अल्फा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से। उसका रीज़न ये है क्योंकि अटेन्यूएशन कितनी बार हुई है, 2 दफ़ा हुई है। तो ये हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। ये भी आप इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर रिफ्लेक्शन 2 दफ़ा होती तो फिर हम रिफ्लेक्शन 2 दफ़ा होती तो फिर अल्फा को भी हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि फिर नेक्स्ट मीडियम का अल्फा कितना आता। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यानी हमने जो अल्फा की वैल्यू निकाली थी वो 0.33 निकाली थी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.39 से, लेकिन बीटा पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 0.39 स्क्वायर से कर दीजिए। तो ये आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ज़रा चेक करके बताइए। जी इसका क्या आंसर आ रहा है अगर इस तरह इसको सॉल्व किया जाए तो? है भाई हारिस, बतूल, क्या बेटा आंसर आ रहा है इसका? सर सेम आंसर आ रहा है, सेम 0.05। दैट इज 0. थोड़ा सा फर्क है, वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है ना। ऑलमोस्ट 0.05 तो सेम है, उसके बाद वाली वैल्यूज बेसिकली आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नॉर्मली कब यूज करेंगे, जब आपके पास किसी अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल अटेन्युएशंस और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? भाई कोई इशू इसके अंदर किसी को? Okay, so this is the ultrasound. Now we will discuss the end part of the ultrasound. Ultrasound भी आज हमारा ख़त्म हो जाएगा और अल्ट्रासाउंड में अब हमने जो पढ़ना है दैट इज टाइप ऑफ स्कैन्स। हेडिंग लगाइएगा आप लोग टाइप ऑफ स्कैन्स की। और टाइप ऑफ स्कैन्स में हम लोग 2 किस्म के स्कैन्स को स्टडी करेंगे, जिसमें से एक स्कैन होता है स्कैन ए और दूसरा होता है स्कैन बी। ठीक है, वैसे एक्चुअली में 3 किस्म के स्कैन्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही स्कैन्स हैं, स्कैन ए और स्कैन बी। ओके, सो लेट्स डिस्कस दीज स्कैन्स। ये स्कैन्स क्या होते हैं, किस तरीके से करते हैं हम इनको। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट स्कैन ए। सो दिस इज स्कैन ए। स्कैन ए इज द एक्चुअली द एब्रिविएशन ऑफ एम्पलीट्यूड स्कैन। स्कैन ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्कैन कहलाता है ये। ठीक है, और एम्पलीट्यूड स्कैन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम की थिकनेस को मालूम करने के लिए हमें स्कैन ए का इस्तेमाल करना होता है। होता ये है कि हम एक पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड एक मीडियम में भेजते हैं। लेट मी टेल यू किस तरीके से हमने एक पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड एक मीडियम में भेजा। ये मीडियम में ट्रांसमिट हुआ, ये ट्रांसमिट होने के बाद अटेन्यूएट हुआ और उसके बाद वापस हमारे पास आया। ये जाने और आने का जो टाइम होता है, ये जाने का टाइम t, आने का टाइम t, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास 2t हो जाएगा। इस टोटल टाइम 2t को इस्तेमाल करके और स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इतने मीडियम को यूज़ करके हम इस मीडियम की थिकनेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए हम या तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पास, दैट इज v इज इक्वल टू 2d/t एको मेथड वाला। क्योंकि अगर हम अल्ट्रासाउंड को देखें तो जाने में उसको अगर d का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आने में भी उसने d का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो डिस्टेंस ओवरऑल कितना ट्रेवल हुआ है 2d। और फिर आप बेसिकली टोटल टाइम, ये जाने और आने का पूरा टाइम ले लीजिए, टाइम गोइंग और रिफ्लेक्शन, दोनों का टाइम आपने पूरा टोटल टाइम ले लिया, ये t, और स्पीड आपने उसमें लगा दी अल्ट्रासाउंड की उस मीडियम में, उस मीडियम के अंदर, तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी और d जो है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा। ओके जी, सो दिस इज वन वे टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द मीडियम। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो आप लोगों को एक
छोटा सा ग्राफ भी दिख रहा है, ये देखें। ये बाय द वे इट इज अ स्क्रीन ऑफ CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हमने जब एक पल्स को भेजा है, ट्रांसमिटेड पल्स अगर आप देखें, ये रही स्टार्टिंग में ही, दिस इज द ट्रांसमिटेड पल्स। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी पल्स जो है वो आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद अब आपके पास आप देख रहे हैं स्कल इको, ठीक है, और कुछ आपके पास रिफ्लेक्शंस फिर हुई डिफरेंट मीडियम्स में। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और इसके बाद आपके पास मिडल इको, ब्रेन के सेंटर में जब आपकी अल्ट्रासाउंड पहुंची है तो वहां से फिर आपके पास रिफ्लेक्शन हुआ है। अच्छा, बाय द वे अगर आपको ये मैं टाइम बेस की सेटिंग दे दूं, दिस इज 1 लाइन या 1 डिवीजन कितने के बराबर है, तो आप ये डिविजन्स को काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 आपके पास बॉक्सेस हैं। ये 17 बॉक्सेस को इस्तेमाल करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टाइम बेस सेटिंग से। टाइम बेस सेटिंग, और टाइम बेस सेटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो एक डॉट है ये 2 मिली सेकेंड्स के अगर बराबर है, 2 मिली भी नहीं बल्कि माइक्रो सेकेंड्स कर लीजिए, 2 माइक्रो सेकेंड्स के बराबर है, तो हम बेसिकली 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 6 करेंगे, -6 सॉरी। तो हमें जो भी टाइम की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड गोइंग एंड देन रिफ्लेक्टिंग बैक। उससे फिर हम इसकी स्पीड अगर हम इसमें लगाएं तो स्पीड लगा के फिर हम इसकी वैल्यू को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास ये हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि ये टाइम आया है हमारे पास, क्या वैल्यू आई है, कैन एनीवन कैलकुलेटेड, 17 इंटू 10 टू द पावर -6, और स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम आपको गिवन है लेट से कितनी, 1500 मीटर्स पर सेकेंड। तो मुझे बताएगा टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है और उसके बाद डी की वैल्यू कितनी आई है। ये फॉर्मूला लगा के v इज इक्वल्स टू 2d अपॉन t, d इज इक्वल्स टू v इंटू टी अपॉन 2। जी, क्या वैल्यू आ रही है, कोई बताएगा मुझे ये? सर टाइम की वैल्यू 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5 है। 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्या करो, इसको d की वैल्यू निकालने के लिए 1500 इंटू 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 2, ये कर लो। क्या वैल्यू आ रही है मुझे फाइनल? ये -5 है, ख्याल रखना। 0.025 बिल्कुल सही है, 0.025 मीटर्स। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, हमारे पास दैट विल बी 0.026 हो जाएगा राउंड ऑफ। ठीक है, 0.026 हो जाएगा। सर 3 होगा 0.0 जी, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 26 मिलीमीटर्स, है ना। अगर हम इसको 0.026 लिखें, है भाई, हम सारे सही है ना। तो हमारे स्कल का जो इको हो रहा है, स्कल से लेके जो मिडल हमारे ब्रेन तक का डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 26 मिलीमीटर्स के आसपास आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, ऑल्दो ये क्वेश्चन कभी पेपर में आया नहीं है, बट दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन IB फिजिक्स। IB फिजिक्स का ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड मौजूद है और ये यकीनन स्कैन ए को दे के उसकी कैलकुलेशन अक्सर करवाते हैं। A लेवल फिजिक्स में हैवंट फाउंड दिस क्वेश्चन येट, अभी तक मुझे कभी भी नहीं दिखा, बट अगर अभी तक नहीं दिखा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दिखेगा भी नहीं, क्योंकि स्कैन ए आपके सिलेबस में मौजूद है। ओके, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। This is the scan A. Scan A is used to find out the thickness. It is a more calculation type question. ये more calculation question आता है आपके पास, ठीक है जी। This is all about scan A. Now we will move about scan B. Scan B क्या होता है? Scan B is known as brightness scan. ये brightness scan कहलाता है। brightness scan किस लिए यूज किया जाता है? तो एक्चुअली में हम इससे इंटरनल बॉडी के इमेजेस को डेवलप करते हैं। इंटरनल बॉडी के इमेजेस को डेवलप करते हैं। करते किस तरीके से, हम स्कैन ए में एक पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड भेजते थे, यहाँ पे हम मल्टीपल पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो बॉडी में भेजते हैं। ये मल्टीपल पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड जो बॉडी में भेजी जाती हैं, ये डिफरेंट एंगल से भेजी जाती हैं। ईच पल्स को रिसीव करके
जब हम रिसीव करते हैं तो CRO की स्क्रीन के ऊपर ईच पल्स एज ए ब्राइट स्पॉट अपेयर होती है, ठीक है, ब्राइट स्पॉट के तौर पे अपेयर होती है। और जब हमारे पास मल्टीपल पल्सेस भेज के, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस लेके, मल्टीपल ब्राइट स्पॉट्स कलेक्ट किए जाते हैं, तो उन तमाम ब्राइट स्पॉट्स को फिर हमारा कंप्यूटर ज्वाइन करके एक इमेज बिल्ड करता है, ठीक है, और वो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट का, किसी फीटस का या किसी भी चीज़ का कोई इमेज हो सकता है। तो इट इज़ एक्चुअली यूज टू बिल्ड द इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन का, इंटरनल हार्ट का इमेज बनाना है, फीटस का इमेज बनाना है, किसी भी चीज़ का, तो वो उसका इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, नॉर्मली स्कैन बी का जो प्रोब होता है, यानी वो जो डिवाइस है जिससे हम अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, उसमें एक्चुअली में एक नहीं बल्कि मल्टीपल क्रिस्टल्स लगे होते हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, क्योंकि हम डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अल्ट्रासाउंड की पल्सेस को भेज नहीं सकते, खुद से सही से नहीं भेजी जाती हमसे। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम उस प्रोब में ही डिफरेंट बहुत सारे क्रिस्टल्स लगाते हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, और फिर वो सारे के सारे क्रिस्टल्स डिफरेंट एंगल के ऊपर अल्ट्रासाउंड्स को भेजते हैं और रिसीव करते हैं, ठीक है। तो उससे आपके पास जो है, जो आपके पास रिफ्लेक्शंस आते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस आते हैं, और वो सारे के सारे रिफ्लेक्शंस जब आते हैं तो स्पॉट के तौर पे अपेयर होकर एक इमेज बिल्ड करते हैं। बाय द वे जो इमेज बनता है वो 2 डायमेंशनल इमेज बनता है, और जो क्रिस्टल बहुत सारे लगे हुए होते हैं, इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं, इट इज एरे ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, एरे ऑफ क्रिस्टल्स। जिन्होंने भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि व्हाट इज मेंट बाय एरे, ठीक है। तो ये एरे ऑफ क्रिस्टल्स कहलाता है, और बहुत सारे मल्टीपल क्रिस्टल्स जो हैं वो स्कैन बी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज यूज्ड टू बिल्ड द इमेज, ठीक है जी। इसके ऊपर भी नोट लिखने को आ सकता है, डिफाइन स्कैन बी। तो स्कैन बी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज नोन एज ब्राइटनेस स्कैन। Series of small crystals are used in the ultrasound probe at different angles, which send the pulses in the body at different angles. Each pulse reflected and appear as a bright spot. All the bright spots are used on the CRO, joined together to build a 2-dimensional image. इस तरीके से, and the powerful computer is used to store that image, or more added details can be added. इस तरीके से हम brightness scan को define करेंगे। इसके बाद लास्ट जो चीज हमारी रह गई है इस चैप्टर में, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनीवन, प्लीज पूछ लीजिए जी। किसी बच्चे को कोई सवाल है? मुजम्मिल, क्वेश्चन है? जवाद, फातिमा, अरहम, नेसम, अलाइका, कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे को तो पूछ लो। अरेस? नहीं सर। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, या बाकी सारे के सारे सो रहे हैं? बतूल, एनी क्वेश्चन बेटा? ज़ैद? चलिए, तो ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड यहाँ पे ख़त्म होता है। इसकी बस लास्ट चीज़ है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस पहले हम इसके नोट डाउन कर लेते हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अल्ट्रासाउंड में कोई आयनाइजिंग इफेक्ट नहीं होता, तो इसके हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं होते, ठीक है। बिकॉज अल्ट्रासाउंड हैज़ नो आयनाइजिंग इफेक्ट, so it is safe, not like x-rays. X-rays safe नहीं होती. X-ray is very hazardful for the body because it has ionizing effect. इसके बाद ultrasounds are very cheap होते हैं comparatively, बहुत सस्ते हो जाते हैं। 200-250 रुपए में आप इजीली अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। एंड इसका मैकेनिज्म भी काफ़ी पोर्टेबल होता है, यानी हम लोग मशीनरी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह बड़ी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। MRI स्कैन की तरह नहीं, जो कि एक कमरे में ही हमें उसको रखना होता है और उसको एक कमरे से दूसरे कमरे में हम मूव नहीं कर सकते। दैट्स अ ह्यूज मशीन इन MRI, बट अल्ट्रासाउंड की मशीन बहुत छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है बिल्कुल सेफ होता है, चीप होता है, मैकेनिज्म बड़ा पोर्टेबल होता है।
ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड्स को हम इस्तेमाल करके छोटे छोटे ऑर्गन्स का, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब पहले ही मैंने बता दिया था स्मॉल वेवलेंथ, तो छोटी छोटी डिटेल्स को जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। और मॉडर्न टेक्निक में तो हम लोग बहुत सारे स्कैन बीस करके स्कैन एम भी कर लेते हैं। स्कैन एम स्टैंड्स फॉर मोशन स्कैन, यानी अब हमें मूविंग मैकेनिज्म भी दिख रहा होता है एक्चुअली अल्ट्रासाउंड के अंदर। इट इज नॉट ओनली अ 2 डायमेंशनल, इट नाउ बिकम्स अ 3 डायमेंशनल मैकेनिज्म नाउ, अब जो लेटेस्ट आ गया, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस में क्या है कि ये एक मूविंग मैकेनिज्म होता है। मूविंग मैकेनिज्म मींस आपको कंटिन्यूअसली इस प्रोब को चलाना होता है बॉडी के ऊपर। इट इज़ अ मूविंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये एक इशू होता है इसका कुछ। और सेकंड जो इसका इशू होता है वो इसका जो इमेज होता है वो नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, वो यूजर फ्रेंडली इतना नहीं होता। व्हाट डज इट मीन बाय यूजर फ्रेंडली? एक लेम आदमी, एक लेम बंदा इस इमेज को जब देखेगा, तो जब वो इमेज को देखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये है क्या, ठीक है। जैसे कि एक्सरे का तो देखते हैं हमें समझ आ जाता है, हाँ जी ये हड्डियाँ हैं, ये हमारा रिबकेज है, ये वो। लेकिन अगर हम एक अल्ट्रासाउंड का इमेज देखें तो अल्ट्रासाउंड का इमेज जो है वो नॉर्मल आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है, अनलेस और अनटिल कोई टेक्नीशियन आपको सही से बताए कि जी फला चीज़ ये है, फला चीज़ ये है, फला चीज़ ये है। इट्स नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली इमेज, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। सो दिस इज इट ऑल अबाउट अल्ट्रासाउंड। और यहाँ हमारे पास अल्ट्रासाउंड का एंड हो जाता है। मेडिकल फिजिक्स के हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। द वन वाज अ एमआरआई स्कैन जो हम लोग कर चुके हैं। अल्ट्रासाउंड का चैप्टर है, ये भी आप लोगों को करवा दिया है। इसके कुछ होमवर्क आपको अभी गूगल क्लासरूम के ऊपर ऐड करके दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डिपेंड्स अपॉन यू, क्या कोई चैप्टर आपने स्टार्ट करना है, वेदर यू कंप्लीट द होल मेडिकल फिजिक्स। अभी आप चाहें तो अपनी पूरी मेडिकल फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब एक ही चैप्टर रह गया है एक्स रेज का, तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं, या आप कहते हैं तो मैं कोई और टॉपिक आप लोगों को स्टार्ट करवा देता हूँ। इट्स अप टू यू टोटली जी। व्हाट आर द सर यही सजेशन? करवा दें, पहले कंप्लीट ही करवा दें पूरा मेडिकल फिजिक्स। ये कंप्लीट करा, ठीक है। एनी अदर सजेशन? कोई और सजेशन देगा? नेहा व्हाट्स योर सजेशन? तैयब व्हाट्स योर सजेशन? एक्सरे ही कंप्लीट करवा दें। ख्याल है एक्सरे ये वन गो में एक चीज़ चल रही है, तो मेरा ख्याल है इसको ख़त्म ही कर देते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ बतूल, फर्स्ट चैप्टर का मुझे टेस्ट वगैरह भी देना है, टेस्ट का भी सिस्टम कॉलेज से मुझे डिस्कस करना है। कॉलेज खुलने का इंतज़ार करेंगे, सब कॉलेज 15 सितंबर को खुलेंगे, अभी तकरीबन 20 दिन मौजूद है। टेस्ट का भी अभी देखें, मैं सर इमरान से पूछता हूँ टेस्ट का क्या सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे टेस्ट। आई थिंक आई विल गो फॉर एक्सरेज नेक्स्ट। एक्सरेज के टॉपिक को ही कंप्लीट करते हैं। बाद में एक्सरेज के साथ साथ हम लोग सीटी स्कैन के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको आप लोग कैट स्कैन कहते हैं। कैट स्कैन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एक्सरेज, बहुत सारे एक्सरेज का कॉम्बिनेशन करके हम सीटी स्कैन करते हैं, और ये भी हम लोगों ने जो है वो इसी के अंदर स्टडी करना है, ठीक है जी। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन आस्क, प्लीज आस्क, otherwise we will stop over here. This is the end of the chapter ultrasound. अबान अलीजा कोई क्वेश्चन है? मुजम्मिल भाई कोई सवाल? नो सर। अच्छा, दिन में 6 हॉलीडेज हैं और 3 दिन ऐसे वीकली जब आपकी क्लास नहीं होती, तो 10 दिन रह गए हैं, अब कॉलेज खुलेगा फिर ले लीजिएगा। अच्छा, टेस्ट की बात कर रहे हैं हारिस साहब? जी सर। चले देखते हैं उसका क्या सिस्टम है, किस तरीके से ये लोग कहते हैं। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? सर जो आपने जो सवाल करवाया, एक सेकंड, एक वन बाय वन बोले जी, बोले जैद या तैयब?
हाँ तैयब क्या कह रहे थे तुम? सर जो आपने अभी जो सवाल जो आप करवा रहे थे, जो मसल और बोन वाला था, उसमें जब हम अल्ट्रासाउंड मसल के अंदर देंगे तो उधर भी रिफ्लेक्शन होगा। नहीं, वो उसने ये कहा था कि मसल के अंदर एंटर इतनी इंटेंसिटी हुई आएगी, मतलब उसने ये इंटेंसिटी हम लोगों को पहले से पता थी। हाँ एंटर हो चुकी है। ऑब्वियसली जब मसल में एंटर हुई होगी तो वहां पे भी रिफ्लेक्शन हुआ होगा, बिल्कुल सही कह रहे थे तैयब, लेकिन उसने सवाल में ये कहा है कि मसल में एंटर होते हुए इतनी इंटेंसिटी, इतनी एंटर हो गई है मसल। तो इसलिए हम लोग उस इंटेंसिटी को एडजस्ट नहीं करेंगे। नहीं नहीं। सही, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और भी कुछ पूछ रहा था? सर ये कह रहा था कि 15 सितंबर को कंफर्म हो गया है। यार अभी तो देखो, होपफुली अभी तो न्यूज़ वगैरह में आ तो गया, अखबार में भी आ गया कि 15 से खुल रहा है, तो आपका आने का दिल नहीं चाह रहा क्या? नहीं नहीं सर, वो अक्टूबर नवंबर की टेंशन है बस। तो नंबर की टेंशन का भी अभी कुछ पता नहीं है भाई। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ स्टॉप करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।